हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। हम दूसरी बुक की ओर चलते हैं। पहले हम पढ़ रहे थे अपनी मुख्य बुक रिमझिम, उसके चैप्टर हम कर रहे थे। तो आज हम आएंगे हिंदी व्याकरण में। हिंदी व्याकरण की आवश्यकता क्यों होती है? क्या होता है? व्याकरण की आवश्यकता इसलिए होती है, किसी भी भाषा के शुद्ध ज्ञान के लिए हमें उसके व्याकरण को जानना बहुत आवश्यक है। अब हम भाषा के इस रूप को देखते हैं। तो भाषा के दो रूप होते हैं। अब भाषा किसे कहते हैं, हम यहाँ आएंगे तो भावों और विचारों के आदान और प्रदान माने एक दूसरे की भाषा और विचारों को सुनना और समझना। तो भावों तथा विचारों के आदान प्रदान के माध्यम को ही भाषा कहते हैं। हम जिस भी भाषा में बोलते हैं, सुनने वाला उसे अच्छी तरह समझता है, तो हम उस भाषा के जिस भाषा को हमने अपने बोलने का माध्यम बनाया, तो उसे ही हम भाषा कह रहे हैं। जैसे हिंदी, इंग्लिश, अंग्रेजी में हम बोलते हैं अंग्रेजी, उर्दू, जिसने भी जो भाषा का अपना माध्यम बनाया, तो ये तो है भाषा। अब भाषा के दो रूप होते हैं। कौन कौन से? मौखिक और लिखित। जब हम केवल बात को बोलकर सुनते हैं, समझते हैं या बोलकर बताते हैं, तो वहां पर तो हमने क्या प्रयोग किया? मौखिक भाषा का। अब लिखित भाषा में क्या है? जब व्यक्ति अपने मन के भावों को, अपने विचारों को लिखकर प्रकट करता है, तो वह भाषा क्या हुई? लिखित। जब हम किसी को लेटर लिखते हैं या कोई बात हम सामने नहीं कह पा रहे हैं और उसे लिखकर समझाते हैं, तो वह क्या भाषा हो गई? लिखित। तो यहाँ पर आपको पढ़ने के लिए, सहायता के लिए दिया है कि मौखिक भाषा की परिभाषा दी है, जब व्यक्ति अपने मन के भावों को बोलकर व्यक्त करता है, तो वह भाषा क्या है? मौखिक कहलाता है। जैसा अभी आपको समझाया कि हम किसी भी बात को जो बोलकर हमने समझाया और सामने वाले ने उसको समझा, तो यह क्या हुई? मौखिक भाषा। इसी तरह लिखित भाषा का यहाँ पर क्या परिभाषा दी है, आओ पढ़ते हैं। जब व्यक्ति अपने मन के भावों को लिखकर व्यक्त करता है, लिखकर किसी पेपर में, किसी बोर्ड पर जो बात लिखकर कही जाती है, तो वह भाषा क्या है? लिखित। जिसे हम लिखा हुआ जहां पर पढ़ते हैं, जैसे आप आंसर कॉपी में लिखते हैं, जैसे हम लिखी हुई किताब को पढ़ रहे हैं, पेपर को पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर को पढ़ रहे हैं, अखबार मतलब, तो समाचार पत्र इत्यादि जो लिखा हुआ हम पढ़ रहे हैं, तो वह भाषा कैसी है? लिखित। लिपि। अब ये लिपि क्या है? भाषा का प्रयोग करते समय, जब हम हिंदी बोल रहे हैं, अंग्रेजी बोल रहे हैं, उर्दू बोल रहे हैं, पंजाबी जो भी बोल रहे हैं, तो भाषा का प्रयोग करते समय जो सार्थक ध्वनियों का उपयोग हम करते हैं, सार्थक ध्वनियां जिनका कोई मीनिंग निकलता है। कोई भी हम शब्द बोलते हैं तो उसकी मीनिंग अवश्य होनी चाहिए। जैसे कमल बोला, कलम बोला, तो उसका मीनिंग है कमल एक कमल का फूल है और कलम लिखने वाला। इसी तरह मौखिक चिन्हों के, जिन चिन्हों द्वारा हम लिखकर, अब मौखिक हम बोला और लिखा हमने, तो उन शब्दों की, भाषा के शब्दों को जो हम जिस चिन्हों से लिखते हैं, उन्हीं चिन्ह को क्या कहते हैं? लिपि। इस प्रकार
हम लिपि की परिभाषा दे सकते हैं। हिंदी का अ बनाया, क बनाया या अंग्रेजी का ए बी सी, दोनों को लिखने का ढंग अलग अलग है। तो ये जो लिखने का ढंग है, इसी को क्या कहते हैं? लिपि। किसी भी भाषा के लिखने की विधि को लिपि कहा जाता है। अभी जैसे तुम्हें समझाया गया था कि प्रत्येक भाषा की लिपि चिन्ह अलग अलग होते हैं। जैसे हम हिंदी में का शब्द लिखते हैं, का वर्ण लिखते हैं, तो का हम अलग ढंग से बनाते हैं। इसी तरह अंग्रेजी का के अगर हम का के लिए यूज करेंगे तो वो अलग ढंग से बनेगा। तो हर भाषा की अपनी अपनी लिपि होती है, लिखने का एक ढंग होता है। तो इसीलिए कहा गया है कि प्रत्येक भाषा के लिपि चिन्ह, निशान, चिन्ह कहते हैं निशान को, अलग अलग होते हैं तथा उन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे हिंदी व संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी है। जो हम हिंदी भाषा को लिखते हैं तो इसकी लिपि को क्या कहा जाता है? देवनागरी। इसी प्रकार अंग्रेजी भाषा की लिपि को रोमन कहा जाता है और पंजाबी भाषा की लिपि को गुरमुखी और उर्दू भाषा की लिपि को कहते हैं फारसी। तो क्या है कि हर भाषा अपने अपने ढंग से लिखी जाती है और उसकी जो लिखने की जो बनावट है उसी को लिपि कहा है और हर भाषा की लिपि का अलग अलग नाम है। आओ फिर से देख रहे हैं। प्रत्येक भाषा के लिपि चिन्ह अलग अलग होते हैं। लिखने के निशान जो होते हैं, जैसे का को क पढ़ेंगे, अ को अ पढ़ते हैं हम, तो उनकी लिखने की बनावट के ढंग को देखकर हम उस शब्द को पढ़ते हैं। तो उसी को कहा गया है चिन्ह। प्रत्येक भाषा की लिपि चिन्ह अलग अलग होते हैं तथा उन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे हिंदी व संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी कही जाती है। इसी प्रकार अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन कही जाती है और पंजाबी भाषा की लिपि को गुरुमुखी कहते हैं। उर्दू भाषा की लिपि फारसी कही जाती है। यहाँ पर आपको समझाने के लिए कुछ भाषाएं और उनके ठीक सामने उनकी लिपियों के नाम दिए गए हैं। तो इन्हें आपको पढ़ना होगा और सीखना भी होगा, लर्न भी करना होगा, याद करना होगा। 2 कॉलम बने हैं, भाषा और लिपि। एक ओर भाषा लिखी है, दूसरी ओर लिपियां यानी लिपियों के नाम। अब देवनागरी लिपि में क्या है? हिंदी, संस्कृत, मराठी और भी भाषाएं लिखी जाती हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए 3 भाषाएं दी है। जैसे हिंदी, संस्कृत, मराठी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी। पंजाबी भाषा की गुरुमुखी। उर्दू, फारसी लिखी जाती है फारसी लिपि में। अरबी की लिपि को अरबी ही बोला जाता है। बांग्ला की बांग्ला ही होती है लिपि। रूसी ही लिपि होती है। अंग्रेजी, जर्मनी, फ्रेंच, स्पेनिश जो भाषा लिखी जाती हैं उनकी लिपि को कहते हैं रोमन। तो ये सब अलग अलग भाषाओं की अलग अलग लिपियों की जानकारी आपको हुई। इसी तरह अन्य भाषाएं भी होती हैं और उनकी लिपियां भी होती हैं। तो
आपको क्या करना है, इन भाषाओं और इन लिपियों को ध्यान से पढ़ना और समझना है। इस तरह आप सीख सकेंगे भाषा और उनकी लिपियां। तो अब हम समझते हैं बोली। बोली क्या होती है? एक सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा को बोली कहा जाता है, जो किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाती है और आपस में एक दूसरे से बात करने के लिए जो वहां पर प्रयोग की जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? बोली। उसका विकसित रूप नहीं होता, वो वहीं पर उसी क्षेत्र में बोली जाती है, बाहर के लोग उसे समझ भी नहीं पाते। तो सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहा जाता है, अर्थात स्थानीय व्यवहार में अल्प विकसित रूप में प्रयोग होने वाली भाषा बोली कहलाती है। इस बोली का क्या है? लिखित रूप नहीं होता, ये केवल बोली ही बोली जाती है, आपस में बात करने के लिए, बात विमर्श करने के लिए ये आपस में बोली और सुनी जाती है, जिसको वहीं के उस क्षेत्र के कुछ लोग जो वहीं रहने वाले होते हैं, वे आराम से एक दूसरे की भाषा को सुनते और समझते हैं और बातें करते हैं। वो क्या कहलाती है? बोली, जो एक सीमित एरिया, छोटे से एरिया में बोली और समझी जाती है। अब व्याकरण पहले भी बताया है। व्याकरण क्या है? व्याकरण जैसे आप किसी भी भाषा के शुद्ध रूप को लिखना और पढ़ना तथा बोलना सिखाने के लिए जो शास्त्र काम आता है, उसे क्या कहते हैं? व्याकरण। जैसे अंग्रेजी में आप ग्रामर पढ़ते हैं ना, ग्रामर किस लिए पढ़ते हैं? अंग्रेजी भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ने और लिखने को समझने के लिए। इसी तरह हिंदी में हम व्याकरण पढ़ते हैं, उसी ग्रामर को हिंदी में क्या कहते हैं? व्याकरण। अब जितना हमने इस व्याकरण में पढ़ा, उसी से संबंधित कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न, बहुविकल्पीय एमसीक्यू आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, उसमें ऑप्शन दिए गए हैं और उन्हीं से छांटकर आपको उस सही आंसर को लिखना है। ये सभी आपको आंसर उत्तर पुस्तिका में करने होंगे। आप पूरा क्वेश्चन लिखेंगे, जिससे राइटिंग में भी आपका इम्प्रूवमेंट होगा, राइटिंग अच्छी होगी, लिखावट अच्छी होगी, आपकी सुंदर होगी। इसलिए बहुविकल्पी प्रश्न को क्या करेंगे आप लोग? उसको पूरा कॉपी करेंगे, प्रश्न भी कॉपी करेंगे और जो राइट आंसर होगा, जो सही उत्तर होगा, उसे नीचे साफ सुथरा फिर से लिखेंगे। इसमें पहला प्रश्न है, भाषा किसे कहते हैं? तो इसके ऑप्शन दिए हैं। पहला है, भावों और विचारों के आदान प्रदान के साधन को भाषा कहते हैं। लिखने के ढंग को भाषा कहते हैं और भाषण देने की कला को भाषा कहते हैं। तो ये क्या है? इसका उत्तर आपको सबसे पहले बताया गया था कि भावों के आदान प्रदान के साधन को ही भाषा कहते हैं। इसका सही उत्तर है फर्स्ट, भावों के आदान प्रदान के साधन को भाषा कहते हैं। अब आते हैं हम दूसरे प्रश्न में। दूसरा प्रश्न है, लिपि किसे कहते हैं? तो लिपि किसे कहते हैं अभी हम पढ़ रहे थे, तो इसमें जो ऑप्शन है वो पढ़ते हैं। भाषा के शुद्ध प्रयोग को, दूसरा है मौखिक भाषा को, तीसरा है भाषा के लिखने की विधि को,
चौथा है इन सभी को। तो हमने पढ़ा था भाषा की लिखने की विधि को, यानी थर्ड वाला। भाषा जिन शब्द बोले गए शब्दों को जिस लिपि में, जिस चिन्ह में, जिस बनावट में हम लोग लिखते हैं उसे क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। तो इसका उत्तर है तीसरा कि भाषा के लिखने की विधि को ही हम लिपि कहते हैं। मौखिक प्रश्न में ही तीसरा प्रश्न है, बोलकर भाव एवं विचार व्यक्त करने वाली भाषा को कहते हैं। बोलकर भाव एवं विचार व्यक्त करने वाली भाषा को क्या कहते हैं? जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हैं कौन कौन से? सांकेतिक भाषा, दूसरा है लिखित भाषा, तीसरा है मौखिक भाषा, फिर है वैदिक भाषा। ये सांकेतिक भाषा जो इशारों से हम बात करते हैं, लिखित तो लिखने वाली भाषा, मौखिक बोलकर बोली जाने वाली भाषा, और वैदिक भाषा पहले हमारे पूर्वज भी जो हमारे ग्रंथ इत्यादि लिखे गए वो वैदिक भाषा, उस समय की भाषा को कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि वो कह रहा है बोलकर भाव और विचार व्यक्त करने वाली भाषा को क्या कहते हैं? जिस भाषा को हम बोलकर अपने विचारों को दूसरे के समक्ष रखते हैं तो निश्चित ही क्या होगी? मौखिक भाषा। यानी थर्ड इसका आंसर सही है, मौखिक भाषा। फिर है चौथा प्रश्न, लिखित भाषा का अर्थ है। लिखित भाषा का क्या अर्थ है? लिपि को समझना, विचारों का लिखित रूप, किसी के समक्ष लिखकर विचार देना, या विचारों को बोल बोल कर लिखना। कौन सा इसका उत्तर हो सकता है? ये पूछता है कि लिखित भाषा का अर्थ क्या है। तो हमने लिखित भाषा को समझा था कि अपने विचारों को लिखित रूप में प्रकट करना, यानी इसका उत्तर दूसरा होगा, विचारों का लिखित रूप जो है वो क्या है? लिखित भाषा। अब पांचवा प्रश्न है, हिंदी भाषा की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? हिंदी भाषा कैसे उत्पन्न हो गई, कैसे हुई होगी? तो आप जानते हैं हमारी पहली भाषा क्या थी? संस्कृत। तो अंग्रेजी से, फ्रेंच से, उर्दू से या संस्कृत से? पहले वैदिक काल में संस्कृत भाषा का प्रयोग होता था, तो धीरे धीरे उसी भाषा से हिंदी की उत्पत्ति हो गई। यानी हिंदी भाषा की उत्पत्ति किससे हुई? इसका आंसर है चौथा, संस्कृत भाषा से। बेटा ये सभी प्रश्न, जितने भी 5 प्रश्न हैं आपके एमसीक्यू, छोटे छोटे प्रश्न, छोटे छोटे उनके आंसर हैं। आप सुंदर लेख में लिखकर इसे उत्तर पुस्तिका में लिख कर देंगे। आपके पास आपने रिमझिम के लिए शायद कॉपी बनाई होगी, या उनके नोट्स जिस तरह भी आपने बनाए हैं उन्हीं के साथ ये नेक्स्ट पेज से व्याकरण लिखना शुरू कर दें आप, क्योंकि इस समय कॉपीज मिलना आसानी से नहीं हो पाएगा। यदि कॉपियां आसानी से मिल जा रही हैं आपके आसपास, तो आप एक थिन कॉपी क्या है व्याकरण के लिए बना लेंगे। वो हिंदी रिमझिम हो जाएगी और ये व्याकरण के लिए बन जाएगी। अगर ऐसा नहीं पॉसिबल है, नहीं मिल पाती है कॉपी, तो कोई बात नहीं, आप सेम कॉपी में जिसमें भी जैसे भी आपने पहले वाला वर्क किया है उसी तरह यह व्याकरण वाला वर्क भी आप उसी के साथ शुरू कर देंगे। और अपना काम आप दिन प्रतिदिन
पूरा करेंगे और सुंदर लेख के साथ। सुंदर लेख बनाएं और शुद्ध रूप में लिखें। जब भी आप आएंगे तो अपने साथ वो आंसर कॉपी या नोट जो भी आपने जहां जैसे किए हैं तो उन्हें लेकर आएंगी। अब ये धीरे धीरे हम आगे व्याकरण पढ़ते चले जाएंगे। आपको अब तो पूरा टाइम मिलेगा, इसके लिए हम तुम्हें पूरा टाइम देंगे। पिछला वर्क भी अगर कंप्लीट नहीं हो पाया है तो आप धीरे धीरे, क्योंकि आपके पास पूरा ऑडियो है, आप उसे ऑन कर फिर से सुन सकते हैं और यूज कर सकते हैं।